हेलो दोस्तों, संविधान का भाग 6 जो कि राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका से संबंधित है, उसमें हमने राज्यपाल से संबंधित 2 क्लासों में महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा था। और बाकी हम आज की इस क्लास में पढ़कर राज्यपाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट करेंगे। आपको दोनों क्लासों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं मिलेगा, आप इस बात का यकीन करना। और इन क्लासों के बाद में राज्यपाल से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी एक प्रैक्टिस सेट की वीडियो लाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और मैं जिस टॉपिक को पढ़ाता हूं उसे कई किताबों के अध्ययन से पूरे निचोड़ के साथ पढ़ाता हूं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखकर कोई ये न कहे कि यह क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आप इसे पढ़कर ये बात अपने मन से निकाल देना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब हम राज्यपाल की 3 महत्वपूर्ण शक्तियों वीटो शक्ति, अध्यादेश निर्माण और क्षमादान शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति की तुलना में अध्ययन करेंगे। दोस्तों पिछली 2 क्लासों में हमने राज्यपाल से संबंधित राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का वेतन भत्ते, शर्तें और राज्यपाल की शक्तियों आदि के बारे में पढ़ा था। तो अब हम राज्यपाल की 3 महत्वपूर्ण शक्तियों वीटो शक्ति, अध्यादेश निर्माण और क्षमादान शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति की तुलना में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहले हम सामान्य विधेयकों से संबंधित वीटो शक्ति की तुलना का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, प्रत्येक साधारण विधेयक जब वह संसद के दोनों सदनों चाहे अलग अलग या संयुक्त बैठक से पारित होकर आता है तो उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इस मामले में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है। आप जिस तरह से मैंने इसे वीडियो में रखा है, आप सभी एक एक हेडिंग को अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में लिख देना, जिससे आप आसानी से इसे याद कर सको। तो दोस्तों, यह राज्यपाल के रूप में देखते हैं तो प्रत्येक साधारण विधेयक को विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा पहले या दूसरे मौके में पारित कर इसे राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। तो साधारण विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास 4 विकल्प है। तो पहला क्या है? राष्ट्रपति वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, फिर विधेयक अधिनियम बन जाता है। यह राष्ट्रपति के लिए है। दूसरा पॉइंट, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, तब विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। राज्यपाल के बारे में, वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है, फिर विधेयक अधिनियम बन जाता है। यह राज्यपाल के पास जो 4 विकल्प है साधारण विधेयक के संबंध में पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, तब विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति आवश्यक देनी होती है। इस तरह राष्ट्रपति के पास केवल एक स्थगन वीटो का अधिकार है। यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति अवश्य देनी होगी। इस तरह राष्ट्रपति के पास स्थगन वीटो का अधिकार है। दोस्तों, यह पॉइंट राष्ट्रपति के लिए है, राज्यपाल के लिए नहीं है। राज्यपाल के लिए है, वह विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यह आपको याद रखने हैं। और दोस्तों, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। वे कौन कौन से विकल्प होते हैं? उसमें पहला है, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है जिसके बाद वह अधिनियम बन जाएगा। यह उस विधेयक के बारे में बात हुई है जो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है। अब राज्यपाल की बात करें तो जब राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उसके बाद विधेयक को अधिनियम बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। यानी जब राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है तो यहाँ राज्यपाल की अधिनियम बनाने में कोई भूमिका नहीं रहती है, यहाँ राष्ट्रपति की ही भूमिका रहती है। तो यदि राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों के पास भेजा जाता है, यहाँ ऐसा है कि किसी राज्य में तो विधानसभा होती है केवल, और किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है।
तो उसमें एक सदन में भेजा जाता है या सदनों के पास भेजा जाता है, और उसे दोबारा पारित कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि अब राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, फिर विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। तीसरा पॉइंट है, वह विधेयक को राज्य विधान परिषद के सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। सदन द्वारा 6 महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। यदि विधेयक को कुछ सुधार या बिना सुधार के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दोबारा भेजा जाए तो राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। वह स्वीकृति कर भी सकता है और नहीं भी। यह आपको याद रखना है। सभी के सभी पॉइंट्स एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब धन विधेयकों से संबंधित बात करते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति का क्या अधिकार है? तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक वित्त विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास यानी राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होते हैं। राज्यपाल के बारे में जानते हैं। तो कोई भी वित्त विधेयक जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास यानी राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। तो अब इन कौन कौन से विकल्प होते हैं दोनों के लिए वह जान लेते हैं। तो पहले राष्ट्रपति के लिए ए विकल्प जानते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है ताकि वह अधिनियम बन जाए। वह स्वीकृति न दे तब विधेयक समाप्त हो जाएगा, और यदि विधेयक समाप्त हो जाता है तब वह अधिनियम नहीं बन पाता है। यहां विधेयक कर लेना आप। राज्यपाल के बारे में जानते हैं। तो वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है ताकि वह अधिनियम बन जाए। दूसरा पॉइंट है, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है जिससे अधिनियम नहीं बन पाएगा। राज्यपाल का तीसरा पॉइंट देखते हैं। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। इस तरह राज्यपाल वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को वापस नहीं कर सकता। यह काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। और दोस्तों राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, क्योंकि सामान्यतः राष्ट्रपति वित्त विधेयकों को संसद में पुनर्स्थापित होने के स्वरूप स्वीकृति दे देता है, क्योंकि इसे उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया गया है। यह आपको याद रखना है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, इसलिए धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के बारे में सामान्यतः उसकी पूर्व अनुमति के बाद विधानसभा द्वारा पुनर्स्थापित वित्त विधेयक को वह स्वीकृति दे देता है। जब वित्त विधेयक किसी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होते हैं। वह कौन कौन से विकल्प होते हैं जो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजता है? वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है ताकि विधेयक अधिनियम बन सके। और जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ वित्त विधेयक को सुरक्षित रखता है तो इस विधेयक के क्रियाकलाप पर उसकी कोई भूमिका नहीं रहती, यानी राज्यपाल की अब इस विधेयक पर कोई भूमिका नहीं रहती है। राष्ट्रपति के लिए दूसरा पॉइंट है, वह उसे अपनी स्वीकृति रोक सकता है, तब विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे दे तो यह अधिनियम बन जाता है। इसका अर्थ है कि राज्यपाल की स्वीकृति अब आवश्यक नहीं है। इसका तात्पर्य है कि आगे चलकर राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक नहीं है। अब दोस्तों अध्यादेश निर्माण में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अधिकारों की तुलना करेंगे। तो जिसमें पहला पॉइंट है, वह किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो। राज्यपाल के बारे में, वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब विधानमंडल एक परिषदीय व्यवस्था में सत्र में न हो या सत्र में बहुसदस्यीय व्यवस्था में विधानमंडल के सदन सत्र में न हो। दूसरी व्यवस्था कानून के अध्यादेश के बारे में तब लागू होती है जब केवल एक सदन बहुसदनीय व्यवस्था सत्र में न हो, क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती है, न कि एक सदन द्वारा। विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी है।
तो दोस्तों यहाँ एक बात निकल कर आ रही है कि जिन राज्यों में दोनों सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो वहाँ दोनों सदनों का सत्र में होना आवश्यक है। यदि एक सदन उसमें सत्र में है और एक सदन सत्र में नहीं है तो वहां भी अध्यादेश जारी होता है। दूसरा पॉइंट है, वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब वह देखे कि ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि त्वरित कदम उठाना आवश्यक है। राज्यपाल के लिए जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि अब ऐसी परिस्थितियां आ गई है कि तुरंत कदम उठाया जाना जरूरी है तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, अध्यादेश निर्माण शक्ति के मामले में उसे संसद के सह अस्तित्व में समान शक्ति है, अर्थात वह उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करता है जिनके संबंध में संसद विधि बनाती है। राज्यपाल के लिए जानते हैं तो अध्यादेश निर्माण की उसकी शक्ति राज्य विधान परिषद के सह अस्तित्व के रूप में है, यानी वह उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी करता है जिन पर विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार है। चौथा पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश उसी तरह प्रभावी है जैसे संसद द्वारा निर्मित कोई अधिनियम। राज्यपाल में जानते हैं तो राज्यपाल द्वारा जारी कोई अध्यादेश की शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा जारी है और अधिनियम के समान है। संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम की सीमाओं के बराबर ही उसके द्वारा जारी अध्यादेश की सीमाएं हैं। उसके द्वारा अध्यादेश की मान्यता राज्य विधान परिषद के अधिनियम के बराबर है। यह राज्यपाल के बारे में है। इसका मतलब उसके द्वारा जारी अध्यादेश अवैध हो सकता है यदि वह संसद द्वारा बिना बना सकने योग्य न हो, यानी राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अवैध हो सकता है यदि वह संसद द्वारा बना सकने योग्य न हो। ये राज्यपाल के बारे में जानते हैं, अधिनियम के बराबर है, अर्थात उसके द्वारा जारी अध्यादेश यदि विधानमंडल द्वारा पारित करने की सीमा में नहीं होगा तो वह अवैध हो जाएगा। छठा पॉइंट है, वह एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है। यही बात राज्यपाल के लिए भी है। सातवां पॉइंट है, उसकी अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब वह कोई विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कर सकता है। उसकी राज्यपाल के बारे में जानते हैं तो उसकी अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब वह कोई विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उसके द्वारा जारी अध्यादेश यानी राष्ट्रपति के द्वारा को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को पुनर्निर्मित करने के लिए उसे विधानमंडल के दोनों सदनों जहां द्विसदनीय व्यवस्था है के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उसके द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के उपरांत समाप्त हो जाता है। यह उस स्थिति में पहले भी समाप्त हो जाता है जब संसद के दोनों सदन इसे अस्वीकृत करने का संकल्प पारित कर दे। राज्यपाल के बारे में जानते हैं, उसके द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह उपरांत समाप्त हो जाता है। यह इससे पहले भी समाप्त हो सकता है यदि राज्य विधानसभा इसे अस्वीकृत करे और विधान परिषद जहां विधान परिषद भी हो यानी दोनों सदन हो तो वहां दोनों अगर इसे अस्वीकृत करे और इस अस्वीकृत को सहमति प्रदान करे और जहां केवल विधानसभा है वहां विधानसभा ही इसे अस्वीकृत कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उस अध्यादेश बनाने में किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। राज्यपाल के लिए है, यह बिना राष्ट्रपति से निर्देश के निम्न 3 मामलों में अध्यादेश नहीं बना सकता। वे कौन कौन से मामले होते हैं? तो पहला है, राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आवश्यक माने। और तीसरा पॉइंट है, यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना अवैध हो जाए। दोस्तों, आपको किसी भी किताब में इतने ज़्यादा क्वेश्चन या महत्वपूर्ण पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जितने आपको मेरी वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि मैं हर टॉपिक को कई किताबों का अध्ययन करके हैंड राइटिंग नोट्स बनाकर पढ़ाता हूँ।
और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है या वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हो। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। अब क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियों के बारे में जानेंगे, जिनमें पहला पॉइंट है वह केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। राज्यपाल के बारे में वह राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वह सजाए मौत को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है या उसे स्थगित कर सकता है। एकमात्र उसे यानी राष्ट्रपति को ही यह अधिकार प्राप्त है। अब राज्यपाल के बारे में जानते हैं, वह मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली हो तो भी उसे राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करनी होगी, लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तीसरा पॉइंट है वह कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है। यह शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, यह आपको याद रखना है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो हमें जान लेते हैं, जिनमें पहला पॉइंट है श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। यानी श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल थी, यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सरोजिनी नायडू का है। काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर का राज्यपाल 1965 के पूर्व सदर रियासत पदनाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन तथा राष्ट्रपति शासन दोनों लागू किया जाता है। 1970 में राष्ट्रपति द्वारा भगवान सहाय समिति का गठन राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट भारत में सर्वप्रथम 1980 को तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। अपने आचरण के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों यह सभी पॉइंट्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको सभी को याद कर लेना है। विधानमंडल के किसी सदन की एक सत्र की अंतिम तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह का अंतर होना चाहिए। महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति यानी जन्म पर मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू थी। प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, पुरुष। विजय लक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल थी, जिनका कार्यकाल 1962 से 1964 तक का है। रघुकुल तिलक राजस्थान के पहले राज्यपाल थे, जिन्हें बर्खास्त किया गया था 1981 में। अब दोस्तों राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो भारत के संविधान में राज्य में भी केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है, जबकि वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। दूसरे शब्दों में कहे तो राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व करने वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिनमें वह अपने विवेक यानी अपनी मर्जी का इस्तेमाल करता है, मंत्री की सलाह के बगैर उन कार्यों को करता है। राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का अंदाजा लगाते हुए हम इन्हें अनुच्छेद 154, 163 एवं 164 के उपबंधों से समझ सकते हैं। अनुच्छेद 163 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अनुच्छेद 163 के तहत अपने कार्य को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। तीसरा है अनुच्छेद 164 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। यह उपबंध राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियाद के रूप में है।
उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में निम्नलिखित दो मामलों में भिन्न है। पहला क्या है, संविधान में इस बात की कल्पना की गई थी कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करे, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई। यानी कि यहां आप समझ सकते हैं कि यह विवेकाधिकार की जो शक्ति प्राप्त है केवल राज्यपाल को प्राप्त है, राष्ट्रपति को नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई उपबंध नहीं है। नेक्स्ट, संविधान में स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम एवं वैध होगा। इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है कि उसे विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार निम्नलिखित मामले में है। दोस्तों यहां समझ लेते हैं कि राज्यपाल के जो विवेकाधिकार शक्ति है उसमें जो वह निर्णय कर लेता है तो वह अंतिम और वैध होगा। इस संबंध में कोई यह प्रश्न नहीं उठा सकता कि राज्यपाल ने यह कार्य विवेकानुसार क्यों किया। तो जिसमें पहला पॉइंट है संविधान के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, यह राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश राज्य में अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय, यानी अगर कोई पड़ोसी केंद्र शासित राज्य है उसमें राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार का पद पर स्थित है तो बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय भी वह विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण। नेक्स्ट है राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। उपर्युक्त संवैधानिक विवेकाधिकारों के अतिरिक्त उदाहरणार्थ संविधान में उल्लेखित विवेकाधिकारों के बारे में राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह परिस्थिति जन्य निर्णय ले सकता है, जैसे राजनीतिक स्थिति के मामले में अप्रत्यक्ष निर्णय। यह सब निम्नलिखित मामलों में संबंधित है। पहला पॉइंट है विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने एवं उसके निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में। मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना, यह सब राज्यपाल के विवेकाधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसे मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है और अपने स्वयं विवेक से निर्णय लेता है। यह इस प्रकार है, जहां मंत्रिपरिषद से परामर्श लेगा और निर्णय अपने स्वयं विवेक से लेगा। महाराष्ट्र, विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना। यहाँ दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है और कार्य अपने स्वयं विवेक से करता है। नेक्स्ट, नागालैंड, त्वेनसांग नागा पहाड़ियों पर आंतरिक विहनों के चलते कानून एवं व्यवस्था के संबंध में। नेक्स्ट पॉइंट, असम जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था। अगला पॉइंट, मणिपुर राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था। और नेक्स्ट पॉइंट है सिक्किम राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ शांति सुनिश्चित करना। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाना। कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना। इस तरह संविधान में राज्यपाल कार्यालय के मामले में भारतीय संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका तय की गई है। वह राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ केंद्र अर्थात राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी होता है। दोस्तों आप इसे इसी तरह से अपने पास नोट कर लेना, आप इसे अच्छे से समझ पाओगे और एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। अब हम राज्यपाल को जानते हैं कि यह निर्वाचित होता है या मनोनीत। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, किंतु संविधान सभा में
इस पर आम सहमति नहीं थी। जहां कृष्णाचार्य, जीबी पंत तथा बीजी खेर आदि निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, वहीं डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि मनोनीत राज्यपाल चाहते थे। संविधान सभा ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति को अपनाया। राज्यपाल के निर्वाचन की पद्धति को अपनाए न जाने के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार थे। कौन कौन से कारण थे? जिनमें पहला कारण था, राज्यों में भी संघ के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था, अतः राज्यपाल को संसदीय शासन प्रणाली के अधीन कार्य करना था। और एक निर्वाचित राज्यपाल तथा संसदीय शासन प्रणाली मेल नहीं खा रहे थे। दूसरा पॉइंट है, राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने पर मुख्यमंत्री से मतभेद व संघर्ष की संभावना अधिक थी। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मान सकता है तथा वह कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों को ग्रहण कर सकता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख न रहकर वास्तविक प्रधान बन सकता है। तीसरा पॉइंट है, राज्यपाल के निर्वाचन का तात्पर्य होता है एक और निर्वाचन, जो किसी प्रमुख राजनीतिक मुद्दे पर न लड़ा जाकर बल्कि व्यक्तिगत मुद्दे पर लड़ा जाता। इससे कष्ट और व्यय की तुलना में कुछ लाभ नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान निर्माता राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के निर्वाचन के पद्धति को भी नहीं स्वीकार करना चाहते थे, क्योंकि इसमें राज्यपाल राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना बन सकता था। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में राज्य में संघीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यपाल राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता, न कि संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। अगला पॉइंट है, राज्य में राज्यपाल की भूमिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, मध्यस्थ एवं निर्णायक की है। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न रहकर दलबंदी व गुटबंदी का शिकार हो सकता है। अब दोस्तों राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 371(2) के अनुसार महाराष्ट्र और गुजरात आदि के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व, यदि राष्ट्रपति ने ऐसा निर्देश दिया हो, विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ आदि के लिए विकास बोर्ड की स्थापना। नागालैंड के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व है अनुच्छेद 371 के अनुसार। तीसरा है, मणिपुर के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित होने वाली समिति का उच्च कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए होता है। अनुच्छेद 371 में वर्णित है। सिक्किम के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व शांति के लिए, जनता की उन्नति व साम्यपूर्ण व्यवस्था करने के लिए है। यह अनुच्छेद 371 में वर्णित है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व अनुच्छेद 371 के अंतर्गत। यह कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं सभी उत्तरदायित्व भी। तो इन विशेष उत्तरदायित्वों के संबंध में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने या उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। अब दोस्तों राज्यपाल से संबंधित सभी अनुच्छेद एक नजर में देखते हैं। तो अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है और 156 है राज्यपाल के कार्यकाल से। अनुच्छेद 157 है राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए योग्यता है। ये सभी हम क्लास 1 में पढ़ चुके हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वह वीडियो देख सकते हो और उन क्लासों को पढ़ सकते हो। अनुच्छेद 158 है राज्यपाल कार्यकाल के लिए दशा यानी शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण करना और 160 है कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 161 है राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति। अनुच्छेद 162 है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति की सीमा और 163 है मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। अनुच्छेद 164 है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन इत्यादि। और दोस्तों अनुच्छेद 165 है राज्य का महाधिवक्ता। 166 है राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। अनुच्छेद 166 है राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व। अनुच्छेद 174 है राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान तथा उसका भंग करना। अनुच्छेद 175 है राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 167 है राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व।
और दोस्तों अनुच्छेद 200 है राज्यपाल की विधेयकों पर सहमति। अनुच्छेद 201 है राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ सुरक्षित रख देना। और अनुच्छेद 213 है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 217 है राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह देना। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो उसमें राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है। यह अनुच्छेद 217 में वर्णित है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 234 राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों को छोड़कर। अब दोस्तों हम कुछ अन्य तथ्य के बारे में जानते हैं। तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में पहले वहां की कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा न होकर जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभा द्वारा किया जाता था। यानी कि जम्मू कश्मीर की जो कार्यपालिका या राज्यपाल का जो चुनाव होता था वो राष्ट्रपति द्वारा न होकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा किया जाता था। किंतु इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर के कार्यपालिका प्रमुख को सदर रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम से जाना जाने लगा था तथा उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने लगी। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में पुनर्गठित कर वहां उपराज्यपालों का प्रावधान किया गया है। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर थे जो 31 अक्टूबर 2019 को नियुक्त हुए थे। यह पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त थे। अनुच्छेद 365 के अंतर्गत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है उस समय मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। भारत सरकार ने 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में, जिसके अन्य सदस्य बी शिवरामन, डॉक्टर SR सेन, एक आयोग गठित किया था। दोस्तों सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सिविल कार्यवाही करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी होती है। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्क के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। अनुच्छेद 317 के तहत राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निर्भरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और राज्य सरकार को राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति बर्खास्त करता है। और दोस्तों राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। यह नेहरू युग में रह गया था। नेक्स्ट है राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशिक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी का काम राज्यपाल करता है। यह भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती और न ही उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। बस उसके विरुद्ध सिविल कार्यवाही की जा सकती है। राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष राज्यपाल होता है और राज्यपाल के पास विवेकाधिकार ऐसी शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने राज्यपाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट किया है और आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।